कितना मुश्किल होगा इस बार का चुनाव? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कम समय में सुधार लेना ये बड़ी बात है। ये मैनेजमेंट नीतीश कुमार और भाजपा का जो मैनेजमेंट था इसको मानना पड़ेगा। तो हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से वैसे क्षेत्र में घूमते भी हम हैं। जितना मेरा घूमना होता है उतना अधिकारी का घूमना नहीं होता है। मैं तो ढाका के विधायक जी को ये चुनौती देता हूँ कि आप बताइए कि आपने असेंबली में कितने बार बोला है। नमस्कार, मैं संजीव चौबे और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। पहले चरण की नॉमिनेशंस भी फाइल हो चुके हैं और इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए ढाका के पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के ढाका के प्रत्याशी पवन जायसवाल जी हैं। पवन जी, वहीं विधानसभा क्षेत्र, वहीं प्रतिद्वंदी, कितना मुश्किल होगा इस बार का चुनाव? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मुश्किल नहीं होगा कि 5 साल हम विधायक रहे हैं निर्दलीय। हमने पिछले बार 2015 में बीजेपी ज्वाइन किया जी। और हारने के बाद 5 साल का मेरा किया हुआ काम और जीते हुए विधायक का 5 साल में किया हुआ कोई भी काम नहीं। क्षेत्र से बाहर रहना, क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, महामारी में मतलब नहीं, विकासात्मक कार्यों से मतलब नहीं। एडवांटेज है इसका। हारा हुआ आदमी काम करता है, जीता हुआ भागा रहता है। आप लोग के अलायंस इस बार भी नीतीश कुमार हैं। कोविड की वजह से नीतीश कुमार की छवि थोड़ी धूमिल हुई है, क्या लगता है? नहीं, छवि धूमिल कैसे हो गई? नीतीश जी ने जो रणनीति बनाया कोविड के लिए वो काफ़ी सकारात्मक था। जिस प्रकार का क्वारंटीन सेंटर बिहार में चले, अन्य राज्यों में वैसी व्यवस्था नहीं थी कि मजदूर आएंगे और आते आते उनको जो है दड़ी से लेके, गिलास से लेके, जाजिम से लेके और भोजन तक की व्यवस्था हो जाएगी। ये सब जगह नहीं था। हमने दिल्ली के कई टीवी चैनल में देखा था दिल्ली के सेंटरों का हाल, ठीक है ना। यहाँ वार्ड लेवल पर एक पंचायत में 4-4 सेंटर था। जब सेंटर ज़्यादा होंगे तो कुव्यवस्था थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसको कम समय में सुधार लेना ये बड़ी बात है। ये मैनेजमेंट नीतीश कुमार और भाजपा का जो मैनेजमेंट था इसको मानना पड़ेगा। मतलब कोविड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चुनाव में? कोविड से क्या फ़र्क? कोविड से फ़र्क नहीं पड़ेगा ही नहीं। मतलब कोविड में आपने कहा कि कुव्यवस्था था, मैंने कहा कि कोई कुव्यवस्था नहीं था। पूरा बिहार में बिहार सरकार की व्यवस्था सुव्यवस्थित था, मेरा ये कहना है। पवन जायसवाल जी, आप पहले भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं। उस दौरान क्या ऐसा कुछ काम था जो आप कर नहीं पाए, अपने क्षेत्र में करना चाहते थे, जो इस साल आप विधायक अगर बनते हैं, इस बार आप विधायक बनते हैं तो उन कामों को आप पूरा करेंगे? देखिए, मेरे समय में 2015 में राज कोड नेटवर्क बना था। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का राज कोड नेटवर्क मेरे समय में बना। तो मैंने 5 साल का कोड नेटवर्क बनवाया अपने देखरेख में। मैंने प्रयास किया कि कोई भी ऐसा सड़क नहीं छूटे जो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के मानक के तहत आता है। और मैंने बड़ी मेहनत करके उन पथों को उसमें जुड़वाया था। क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे, जेई होंगे, उनकी संख्या पूरे डिवीज़न में 1 है, पूरे प्रखंड में 1 जेई है। लेकिन हम विधायक हैं, हमको 68,000 लोगों ने वोट दिया, तो मेरे पास कम से कम 800 कार्यकर्ता भी तो होंगे, 6,800। तो हम कार्यकर्ताओं के सहयोग से वैसे क्षेत्र में घूमते भी हम हैं। जितना मेरा घूमना होता है उतना अधिकारी का घूमना नहीं होता है। तो मुझे जो जानकारी थी, मैंने अपने जानकारी को अधिकारियों के साथ बैठ के सम्मानित कर दिया। पुल का मामला था, मैंने जमुआ घाट, फुलोरिया घाट दोनों को शुरू कराया था। कतिपय कारणों से, एक तो स्थानीय विधायक की रुचि नहीं लेने के कारण, अभी के विधायक जी के, दूसरा केस मुकदमा में वो हाई कोर्ट के चलते मामला डिले हुआ। तो मेरा प्रथम प्रयास होगा कि जो पेंडिंग वर्क मैंने जो सोचा था, जिन चीज़ों को मैं चाहता था कि ढाका में डिग्री कॉलेज हो जाए, शुरू हो जाए, मैंने इसके लिए असेंबली क्वेश्चन किया था, लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाई। अगली बार हम चुनाव हार गए। गवर्नमेंट का ये कहना था कि प्रत्येक अनुमंडल में एक ITI खुलेगा, IIT खुलना है। मैंने उसके लिए प्रश्न किया था असेंबली में। मेरा भी अनुमंडल है शिकराना, 1972 का अनुमंडल है, लेकिन नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट ने स्वीकृत कर दिया। लेकिन काम का रफ्तार बहुत धीमा है। तो मेरे समय में जो काम मैंने सोचा था, सबसे पहले कि 500 शादी मैं कराता था, वो रुक गया। तो पहले तो ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से जीतेंगे, तो सबसे पहले तो प्रतिवर्ष 101 शादी की परंपरा को हम शुरू कर देंगे। जो कि पहले जो मैं करता था अपने विधायक कार्यकाल में हम करते थे, वो कर देंगे। 25,000 साड़ी मैं प्रतिवर्ष बांटता था, जो ये विधायक जी के टाइम में बंद रहा। मेरे हारने के कारण हम जीतते हैं तो उसको शुरू कर देंगे। और विकास के बारे में मेरे पास एक रूपरेखा बना हुआ है, ठीक है। और जिन चीज़ों को मैंने जीतने के क्रम में 5 साल में और हारने के बाद 5 साल में मैंने जब अध्ययन किया है, उन चीज़ों को सोच समझ के जनहित में जो काम होगा उसको धरातल पर उतारने में कोई कसक हम नहीं छोड़ेंगे। हम में काम में ईमानदारी है। पवन जी, ऐसा माना जाता है, हम लोग जानते भी हैं कि पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण बीजेपी का गढ़ रही है।
भारत के कृषि मंत्री भी हमारे मोतिहारी से ही हैं। एक छोटी सी समस्या थी चीनी मिल की। लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों नहीं चालू हो पाया। देखिए, मैंने उस पर कभी, चूँकि मेरे लेवल का चीज़ वो था नहीं, ठीक है, वो माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय ऊपरी लेवल का अब बीजेपी के कद्दावर नेता है चंपारण से। लेकिन कारण क्या था, क्यों नहीं हुआ? चूँकि हमको मालूम है कि जो चीनी मिल था मोतिहारी का, चकिया का, वो केस मुकदमा में वहाँ हाई कोर्ट से रोक लगा हुआ है, ज़मीन नहीं बिक सकता है, तो पैसा देना है, तो कंपनी वाले भाग गए, उन पर मालिक जो था FIR हो गया। ये सब चीज़ तो मेरा सुना हुआ है, मैंने व्यक्तिगत इसका अध्ययन नहीं किया। तो हम ये मान के चले कि मोतिहारी चीनी मिल शायद चालू ना हो पाए। हम क्यों कहेंगे आपको नहीं चालू हो जाए? हम क्यों कहेंगे? इशू क्या है, क्यों नहीं हो पाया है? मैंने अध्ययन नहीं किया, चूँकि मेरे क्षेत्रांतर्गत भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि एक हाई लेवल का मामला है। जब भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, पहले के अखिलेश सिंह जी ने प्रयास किया, वो भी भारत सरकार में मंत्री थे, तो ये बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है और मैंने अध्ययन नहीं किया। बिना अध्ययन किए इस विषय पर मेरा बोलना कहीं से उचित नहीं होगा। कि लोकतंत्र पहला तो ये कि हम इस चीज़ से नहीं भाग रहे हैं कि चीनी मिल चालू नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मैंने इसके बारे में व्यक्तिगत अध्ययन नहीं किया है कि चीनी मिल नहीं चालू होने का क्या कारण है। जो हम सुनते हैं उसमें सुनते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक मामला लंबित है, ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत इस मामले में सख्त है कि हम कैसे भी उसको शुरू कराएं, लेकिन किसी को पैसा लगा के काम शुरू करना है और कोर्ट में मामला है। तो मुझे मालूम है कि जब माननीय उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला जाता है तो एक प्रक्रिया के तहत होगा। आप कई मामलों को देखते होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, मामले का निराकरण कितने दिनों में हुआ, सजा कितने दिन में मिला? आपका साहब को किसी को ले लीजिए आप, माननीय न्यायालय के अंदर में जब मामला जाएगा तो वहाँ किसी नेता का नहीं चलता है, उनके स्तर पे सुनवाई होगी। चूँकि कोर्ट में एक केस लंबित नहीं है, हजारों केस डेली हो रहा है, चूँकि न्यायालय लेवल पर मामला होगा, इसके चलते डिले होता होगा। मेरा अपना चीनी मिल को थोड़ी देर के लिए साइड करें तो ढाका के विकास का रोड मैप तैयार है आपके पास? बिल्कुल, अगर आप विधायक बनेंगे तो तुरंत उस रोड मैप पे काम शुरू हो जाएगा, जो कि पहले से पेंडिंग भी था। देखिए, ऐसा है कि जो काम था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये सोच है कि विधायक निधि अगर 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो हमको उसी 3 करोड़ में जो काम करना है करना है। जिन माननीय विधायकों का, जैसे हमारे ढाका के जो जीते विधायक हैं अभी, उनका सोच वहीं तक सीमित है कि मेरा जो फंड है, अच्छी कोर्स जिसको बोलते हैं, हम उस पर वो डिपेंड है। तो वो तो कोई विधायक जी पढ़े लिखे होंगे, नहीं पढ़े लिखे होंगे, कितना भी तेज तराज होंगे तो उनको उतना मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी अनपढ़ भी होंगे तो उतना मिलेगा। आपने अपने प्रयास से कौन कौन सा काम कराया? मैं तो ढाका के विधायक जी को ये चुनौती देता हूँ कि आप बताइए कि आपने असेंबली में कितने बार बोला है? एक वीडियो आप बताइए विधानसभा में बोलते हुए कि आपने तारांकित प्रश्न में, ध्यानाकर्षण में, याचिका में, निवेदन में, शून्यकाल में आपने कब कब कौन विषय को रखा है क्षेत्र का? मेरे पास तो सैकड़ों मामले हैं, आज भी यूट्यूब फेसबुक पर ये उपलब्ध है। आपने क्या किया है? अगर आपने किया है तो सोशल मीडिया पर डालिए उसको आप, कि 5 साल में आपने इतने विषय को रखा है। गिनाने के लिए उनके पास काम नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि चुनाव का समय है, 5 साल जो मेहनत करता है आदमी, 5वें साल में उसका इस्तेमाल करता है। आप तो डाल दीजिए उसको, अब तो डालिए कि आपने 5 साल में कितना प्रश्न किया इस मामले में, जनोपयोगी प्रश्न, जनहित का प्रश्न, कौन सा प्रश्न है कि इसको आपने किया है? पवन जायसवाल जी, आपसे अंतिम सवाल। बिहार की राजनीति में, बिहार के लोकतंत्र में जातिवाद बहुत हावी है, आप इससे कैसे निकल के जीत हासिल करेंगे? देखिए, जब हम लोग वोट लेने जाते हैं तो केवल हम अपने पार्टी के वर्कर के यहाँ नहीं जाते हैं। जैसे हम वोट मांगने जाते हैं तो हमारे लिए कोई पार्टी निश्चित नहीं होता है कि इसी पार्टी के वर्कर के यहाँ जाएंगे। हम सभी पार्टी और सभी जाति के लोगों के यहाँ जाते हैं। तो जब हम नेता बनते हैं, कोई भी व्यक्ति जब जीतता है, फिर वो व्यक्ति सबों का हो जाता है, सभी पार्टी और सभी जाति का लीडर होता है। विधायक सबका हुआ, हम अपने पार्टी के नेता होंगे लेकिन हम विधायक सबके हैं। तो हम जो काम करेंगे उस काम का लाभ सभी पार्टी और सभी जाति के लोगों को मिलेगा। अभी हम कोई सड़क बनाते हैं तो उसका लाभ सभी पार्टी और जाति के लोग को मिलेगा। हम कोई पुल बनाते हैं तो उस पुल से सभी लोग गुजरेंगे। हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो उसका लाभ सभी जाति पार्टी को मिलेगा। यहाँ भेदभाव किस बात का है? हम तो इससे निकले हुए लोग हैं, कोई नेता ही से निकलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिन चुन के अपने ही जाति के गाँव में काम करते हैं, ठीक है ना।